सम्राट मीजी ने जापान को बाकी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में मदद की। जब वे सम्राट बने तो जापान काफी पारंपरिक था, लेकिन उन्होंने इसे खोला, अन्य देशों से नई तकनीकें और विचार अपनाए, जिससे जापान एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बन गया। मरणोपरांत सम्राट मीजी के रूप में सम्मानित मुत्सुहितो उत्तराधिकार के पारंपरिक क्रम के अनुसार जापान के 122वें सम्राट थे, जिन्होंने 1867 से 1912 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उनका शासनकाल 1868 की मीजी बहाली से जुड़ा है, जिसने तोकुगावा शोगुनेट को समाप्त कर दिया और तेजी से बदलाव शुरू किए, जिसने जापान को एक अलगाववादी सामंती राज्य से एक औद्योगिक विश्व शक्ति में बदल दिया। सम्राट मीजी जापान साम्राज्य के पहले सम्राट थे और उन्होंने मीजी युग की अध्यक्षता की। राजकुमार मुत्सुहितो का जन्म 3 नवंबर 1852 को गोशो के उत्तरी छोर पर अपने नाना की संपत्ति पर एक छोटे से घर में हुआ था। उस समय सांस्कृतिक रूप से जन्म को प्रदूषण का स्रोत माना जाता था, इसलिए शाही राजकुमार का जन्म महल में नहीं होता था। इसके बजाय शाही परिवार के सदस्यों का गर्भवती महिला के पिता के घर के पास अक्सर अस्थायी एक संरचना में जन्म लेना आम बात थी। राजकुमार मुत्सुहितो की मां नाकायामा योशिको उनके पिता सम्राट कोमेई की उपपत्नी थीं और वह कार्यवाहक प्रमुख सलाहकार नाकायामा तादायासु की बेटी थीं। युवा राजकुमार को साचिनोमिया या राजकुमार साची की उपाधि दी गई थी। युवा राजकुमार का जन्म जापान में बड़े बदलाव के दौर में हुआ था। यह बदलाव जुलाई 1853 में नाटकीय रूप से सामने आया जब कमोडोर मैथ्यू पेरी और उनके अमेरिकी नौसेना स्क्वाड्रन ने एडो के बंदरगाह में प्रवेश किया, जिसे आजकल हम टोक्यो के नाम से जानते हैं। पेरी ने जापान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलने की कोशिश की और अपने नौसैनिक बेड़े से सुसज्जित आधुनिक तोपों का प्रदर्शन किया। सम्राट कोमेई, जो सम्राट मीजी के पिता हैं, ने अधिकारियों को सलाह दी कि उन्हें लगा कि उन्हें अमेरिकियों के साथ व्यापार करने के लिए सहमत होना चाहिए और उन्होंने अनुरोध किया कि पेरी की वापसी पर उठाए जाने वाले किसी भी कदम के बारे में उन्हें पहले से सूचित किया जाए। जापानी सरकार ने फैसला किया कि उनकी सेना अमेरिकी सेना के मुकाबले में नहीं है और इस तरह व्यापार की अनुमति दी और असमान संधियों के तहत इसे स्वीकार कर लिया। असमान संधियों का मतलब था टैरिफ प्राधिकरण और विदेशियों पर अपनी अदालतों में मुकदमा चलाने का अधिकार छोड़ना। सम्राट कोमेई 36 वर्ष की आयु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 30 जनवरी 1867 को उनकी मृत्यु हो गई। क्योटो में एक संक्षिप्त समारोह में क्राउन प्रिंस ने औपचारिक रूप से 13 फरवरी 1867 को सिंहासन संभाला। नए सम्राट ने अपनी शास्त्रीय शिक्षा जारी रखी। जापान के सम्राट ने सभी विदेशी देशों के संप्रभुओं और उनके विषयों को घोषणा की कि शोगुन तोकुगावा योशिनोबु को उनके स्वयं के अनुरोध के अनुसार शासन शक्ति वापस करने की अनुमति दी गई है। अब से हम देश के सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करेंगे। परिणामस्वरूप सम्राट की उपाधि को टाइकून की उपाधि से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसके तहत संधियां की गई है। विदेशी मामलों के संचालन के लिए हमारे द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। यह वांछनीय है कि संधि शक्तियों के प्रतिनिधि इस घोषणा को मान्यता दें। 23 अक्टूबर 1868 को युग को कियो से बदलकर मीजी कर दिया गया। 23 मार्च को डच मिनिस्टर रेजिडेंट डर्क डी ग्रेफ वैन पोल्सब्रोक और फ्रांसीसी मिनिस्टर रेजिडेंट लियोन रोचेस पहले यूरोपीय दूत थे, जिन्होंने एडो में नए सम्राट मीजी से व्यक्तिगत मुलाकात की। 7 अप्रैल 1868 को सम्राट को चार्टर शपथ प्रदान की गई, जो नई सरकार की प्रकृति का 5 सूत्रीय कथन था। यह कथन उन लोगों को जीतने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने अभी तक खुद को नए शासन के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया था। 19 सितंबर 1868 को सम्राट ने घोषणा की कि एडो शहर का नाम बदलकर टोक्यो रखा जाएगा, जिसका अर्थ है पूर्वी राजधानी। 15 अक्टूबर को क्योटो में उनका औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद सम्राट सड़क मार्ग से टोक्यो गए और पहली बार वहां गए। वे नवंबर के अंत में पहुंचे और लोगों के बीच शराब बांटकर अपना लंबा प्रवास शुरू किया। टोक्यो की आबादी शाही यात्रा के लिए उत्सुक थी। जापानी सम्राट मीजी बहाली पर गर्व करते हैं, क्योंकि इसने और साथ में हुए औद्योगिकरण ने जापान को एक पीढ़ी के भीतर प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्ति और दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अनुमति दी। जापान में औद्योगिक क्रांति मीजी युग के दौरान हुई।
औद्योगिक क्रांति 1870 के आसपास शुरू हुई जब मीजी युग के नेताओं ने पश्चिम के साथ तालमेल बिठाने का फैसला किया। सरकार ने रेल मार्ग बनाए, सड़कों में सुधार किया और देश को आगे के विकास के लिए तैयार करने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसने सभी युवाओं के लिए एक नई पश्चिमी आधारित शिक्षा प्रणाली का उद्घाटन किया, हजारों छात्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप भेजा और जापान में आधुनिक विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी और विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए 3000 से अधिक पश्चिमी लोगों को काम पर रखा। 1871 में इवाकुरा मिशन के रूप में जाने जाने वाले जापानी राजनेताओं के एक समूह ने पश्चिमी तरीकों को सीखने के लिए यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। इसका परिणाम जापान को जल्दी से पकड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक जानबूझकर राज्य के नेतृत्व वाली औद्योगिकीकरण नीति थी। जापान ने प्रत्यक्ष राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से आधुनिक उद्योग विकसित किया। रेलवे जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम महत्वपूर्ण थे। सरकारी कनेक्शन के माध्यम से प्रमुख निजी उद्यमों को राज्य से वित्तीय सहायता के विभिन्न रूप प्राप्त हुए। आधुनिक उद्योग सबसे पहले कपास और विशेष रूप से रेशम सहित वस्त्र उद्योग में दिखाई दिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्यशालाओं में आधारित था। पहली रेलवे 1872 में टोक्यो और योकोहामा के बीच खोली गई थी। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी गई और निजी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी गई, जिससे मित्सुई और मित्सुबिशी जैसी महान जाइबात्सु फर्मों की शक्ति बढ़ गई। मीजी के सिंहासनारूढ़ होने के तुरंत बाद सम्राट के अधिकारियों ने संभावित दुल्हन के रूप में इचिजो हारुको को उनके सामने पेश किया। भावी महारानी एक शाही अधिकारी की बेटी थी और दूल्हे से 3 साल बड़ी थी, जिसे अपने गेनपुकु यानी पुरुषत्व समारोह के बाद शादी करने के लिए इंतजार करना पड़ा। दोनों ने 11 जनवरी 1869 को शादी की। मरणोपरांत महारानी डोवगर शोकिन के रूप में जानी जाने वाली वह कई सौ वर्षों में कोगो यानी सम्राट की पत्नी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली शाही पत्नी थी। हालांकि वह सार्वजनिक भूमिका निभाने वाली पहली जापानी महारानी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने कोई संतान नहीं पैदा की। हालांकि मीजी सम्राट के 5 आधिकारिक दासियों से 15 बच्चे थे। सम्राट मीजी की पहली उपपत्नी हामुरा मित्सुको है, जो उनके पहले बच्चे वाकामित्सु तेरुहिको नो मिकोटो की मां है। वाकामित्सु तेरुहिको नो मिकोटो का जन्म मृत अवस्था में हुआ था और 5 दिन बाद प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण मित्सुको की मृत्यु हो गई। जापान में पश्चिमी चिकित्सा प्रशिक्षण की पहली महिला डॉक्टर कुसुमोटो इने ने प्रसव में मित्सुको की सहायता की थी। सम्राट मीजी की दूसरी उपपत्नी हाशिमोटो नत्सुको है और उनकी पहली बेटी वाकाटा कायोरी हिमे नो मिकोटो की मां है। वाकाटा कायोरी हिमे नो मिकोटो का जन्म मृत अवस्था में हुआ था और प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण नत्सुको की मृत्यु हो गई। सम्राट मीजी की तीसरी उपपत्नी यानागिवारा नारुको थी, जिसे सवाराबी नो त्सुबोन के नाम से भी जाना जाता था, जो जापान के शाही घराने की एक जापानी दासी थी। वह सम्राट ताइशो की मां थी और एक राज करने वाले जापानी सम्राट को जन्म देने वाली अंतिम उपपत्नी थी। सम्राट मीजी की चौथी उपपत्नी चिगुसा कोटोको थी। उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, जो बचपन में ही मेनिंजाइटिस से मर गईं। जापान के सम्राट मीजी की 5वीं उपपत्नी सोनो सचिको थी। हालांकि मीजी एक से अधिक पत्नियां रखने वाले अंतिम जापानी सम्राट थे, लेकिन दरबार में उनकी आधिकारिक भूमिका 1924 तक समाप्त नहीं हुई थी। जीवित उपपत्नी सेवानिवृत्ति में शाही परिवार के सदस्य के रूप में बनी रहीं। सम्राट मीजी के 15 बच्चे थे, जिनमें से 5 बेटे और 10 बेटियां थीं, जिनमें से 5 के एक बेटा और 4 बेटियां वयस्क हो गईं। सम्राट मीजी की विरासत बहुत बड़ी है। पहली बात यह है कि सम्राट मीजी की पुनर्स्थापना में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, जिसमें समुराई वर्ग का उन्मूलन और एक राष्ट्रीय सेना की स्थापना शामिल थी। दूसरी बात यह है कि 1889 में एक संविधान को अपनाया गया, जिसमें एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें एक डाइट शामिल थी। तीसरी बात यह है कि जापान ने औद्योगिकरण को अपनाया, रेल मार्गों का निर्माण किया, कारखानों की स्थापना की और एक मजबूत सेना और नौसेना विकसित की। चौथी बात यह है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और नैतिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। पांचवी बात यह है कि जापान, जो सदियों से अलग-थलग था, ने अपने बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया और पश्चिमी देशों से सीखना शुरू कर दिया, उनकी तकनीक, रीति रिवाजों और संस्थानों को अपना लिया।
छठी बात यह है कि मीजी सरकार ने एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने जापान को पूर्वी एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनने और चीन और रूस के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने की अनुमति दी। 7वां नंबर है, जापान ने विदेशों में विस्तार किया। 1895 में ताइवान और 1910 में कोरिया पर कब्जा किया। 8वां नंबर है, मीजी सुधारों ने जापान को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में बदल दिया, जो पश्चिमी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। 9वां नंबर है, सुधारों ने सम्राट के अधीन देश को एकजुट करने में मदद की, राष्ट्रीय पहचान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। 10वां नंबर है, सम्राट मीजी के अधीन जापान के आधुनिकीकरण ने इसे पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अनुमति दी। 11वां नंबर है, मीजी काल को तीव्र प्रगति और परिवर्तन के काल के रूप में याद किया जाता है, जिसने एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में जापान के भविष्य की नींव रखी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।